हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का पढ़ा था। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है? जब भी कोई मेडिसिन की डोजेज फॉर्म बननी होती है तो जो उसका फार्मूला होता है जिसके अंदर उसके एक्टिव और उसके एडिटिव्स विद नेम विद क्वांटिटीज मेंशन्ड होते हैं, दैट इज द फॉर्मुलेशन। और मैन्युफैक्चरिंग में वो स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके एक डोजेज फॉर्म को बनाया जाता है, जिसके अंदर ड्राइंग, मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, उसके बाद ड्राइंग एंड देन कंप्रेशन, कोटिंग, इस तरह के स्टेप्स आते हैं। तो वो क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। अब आज हम लोगों ने देखना है कि एक जो फॉर्मुलेशन है उसके पास कौन कौन से एडिटिव्स ऐड हो सकते हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिक्स में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी। यहाँ पे वही चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं और इतनी डिटेल में नहीं बताई। तो हम लोग जो है इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल्स आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। इस किताब में अगर आपको इतनी डिटेल नहीं बताई गई तो आपको पेपरों में भी इतनी डिटेल नहीं पूछी जाएगी। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन में सरसरी सा इन्होंने बताया है कि एडिट सब्सटेंसेस क्या होते हैं। एडिट सब्सटेंसेस जो हैं उनको एडिटिव्स भी कहा जाता है, उनको एक्सीपिएंट्स भी कहा जाता है। ये आपकी किसी भी डोजेज फॉर्म में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ ऐड होते हैं। इनको बनाने का तरीका जो है, इनको इनको डालने की वजह जो है वो आप लोगों के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर में बताई गई थी कि शेप देने के लिए या एज अ डाइल्यूएंट या एज अ व्हीकल किसी ड्रग को अपने अंदर हल करने के लिए, एज अ स्वीटनर भी इनको यूज किया जा सकता है, स्वीटनेस इंक्रीज करने के लिए, फ्लेवर इंक्रीज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, जो है मेडिसिन को उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल। ठीक है। एज अ प्रिजर्वेटिव एड ऑन करने के लिए, एज अ ग्लाइडेंट, एज अ लुब्रिकेंट। ग्लाइडेंट क्या होता है? फ्लो प्रॉपर्टीज को अच्छा करता था। लुब्रिकेंट क्या होता? चिपकने नहीं देता था किसी ना किसी मटेरियल को मशीन के साथ। उसके अलावा डिसइंटीग्रेंट के तौर पर, मतलब डिफरेंट एडिटिव्स हैं और डिफरेंट डोजेज फॉर्म में डिफरेंट एडिटिव्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपकी जो टैबलेट्स है उसके अंदर आपका अगर कलरिंग एजेंट डाला जा रहा है, कलरिंग एजेंट डाला जा रहा है लेकिन आपके पेरेंट्रल्स के अंदर कलरिंग एजेंट नहीं डाला जाता था। आपके पेरेंट्रल्स अगर कलर्ड है, आपका कोई इंजेक्शन अगर कलर्ड है, तो उस ड्रग का नेचुरली कलर ही कलर्ड होगा। उसको आर्टिफिशियल कलर डाल के कलर नहीं किया गया। उसके अलावा यहाँ पे सारा इन्होंने एग्जाम्पल के सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि डिजोल्व करने के लिए कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्वीटनेस एंड फ्लेवर, उसके अंदर ग्लाइडेंट, और ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। उसके अलावा जो है सॉलिड्स के अंदर डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। क्वांटिटीज भी बदल जाती हैं और नेम्स भी बदल जाते हैं। मकसद क्या है? बस एक स्टेबल डोजेज फॉर्म बनाना जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज जो हैं पूरी शेल्फ लाइफ में कांस्टेंट रहें, चेंज ना हो। अब इन्होंने एक एक करके थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स दी हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रेजर्वेटिव का बताया। प्रेजर्वेटिव जो है हम लोग जस्ट मेडिसिन इंडस्ट्री में नहीं यूज करते, बल्कि हम इसको फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिधर हम लोगों ने चीज़ों को प्रिजर्व करना है कि चीज़ें ज़्यादा देर तक ठीक हालत में रहें, उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव ऐड ऑन करते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स के अंदर, इसके अंदर, इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव है क्या? प्रिजर्वेटिव एक ऐसा केमिकल होता है जो कि नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि वो अगर आपकी किसी भी चीज के अंदर एंटर हुआ हुआ है तो वहां पे वो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देगा। वहां पे वो माइक्रोबियल ग्रोथ को ब्लॉक करेगा, प्रिवेंट करेगा, इनहिबिट करेगा, ब्लॉक करेगा। उसने माइक्रोब को ग्रो नहीं करने देना। माइक्रोब ग्रो नहीं करेगा तो आपकी जो चीज है वो जिस हालत में है उसी हालत में स्टे करेगी, वो खराब नहीं होगी, डिग्रेड नहीं होगी। इसमें आप देखो कि मेडिसिन को प्रोटेक्ट कर रहा है या फूड को प्रोटेक्ट कर रहा है या किसी केमिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको डिग्रेड नहीं होने दे रहा। अगर वो डिग्रेड नहीं होगा, उसके अंदर इन्फेस्टेशन नहीं बनेगी उस चीज के अंदर। अब देखो माइक्रोब तो हर 20 मिनट्स के बाद ग्रो करता है, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है, चाहे वो फूड है चाहे वो मेडिसिन है, वो खराब हो चुकी है। अब उस खराब प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करोगे, आप बीमार हो जाओगे, आपको इन्फेक्शन आपके अंदर भी फैलेगा। तो प्रिजर्वेटिव्स या एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस को रोकते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। समटाइम्स आपको ना ये एग्जाम्पल के अंदर से एमसीक्यू आ जाते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक है, ये फलाना केमिकल, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अक्सर आ जाता है। अभी तक हम लोगों को भी जो गवर्नमेंट टेस्ट है उनके अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। बेंजोइक एसिड
सोडियम बेंजोएट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ये तीन चीजें तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, पिछले किताब में भी आप लोगों की ये तीनों एग्जांपल्स थी। ब्यूटाइल पैराबिन, मिथाइल पैराबिन, क्लोरोब्यूटेनॉल, ये तीन नाम हमने नए पढ़े इस दफा एग्जांपल्स में। देन है एंटीऑक्सीडेंट। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है? हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन जो है ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर किसी भी ड्रग्स और केमिकल्स, इनकी उनकी एक केमिकल नेचर है। किसी भी जो है केमिकल के अंदर जो है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की एडिशन और जो है प्रोटॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। फ्री रेडिकल जो है वो बहुत रिएक्टिव चीज है एक। वो इतनी रिएक्टिव चीज है कि वो अगर आपकी जो है बॉडी के अंदर अगर किसी तरीके से एंटर हो जाए ना, तो आपकी बॉडी के सेल्स के साथ जाकर रिएक्ट करेगी, आपकी बॉडी के जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके साथ जाकर रिएक्ट कर जाएगी। वो रिएक्टिव है। उसने हर चीज के साथ रिएक्ट करना है, उसकी रास्ते में जो चीज आएगी उसने उसके साथ रिएक्ट करना है। दिस मे लीड टू सेल डैमेज, दिस मे लीड टू सेल डेथ, एंड दिस कॉज कैंसर। आपके सेल के अंदर डिफरेंट तरह के अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू दैट रेडिकल जो फ्री रेडिकल बन गया हुआ है। तो आपको विच कुड कॉज कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल है। तो ये मैंने बहुत जो है ना एक्सटेंसिव थी एक एग्जांपल दी है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कैंसर बहुत आम हो गया है। हर घर में कोई ना कोई जो है पेशेंट जो है किसी ना किसी किस्म की इस तरह की बीमारी से अटैच्ड है। अब ये फ्री रेडिकल्स बन कैसे सकते हैं? फ्री रेडिकल्स आपकी इर्द गिर्द किस तरीके से बन रहे हैं? हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ये केमिकल रिएक्शंस करवा सकें, और हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों से। एक छोटी सी एग्जांपल देने लगी हूँ, प्लास्टिक का इस्तेमाल। हम लोग जब बर्तन वगैरह खरीदने जाते हैं, ज्यादातर हमारे घरों में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। तो प्लास्टिक अगर बहुत हाई लेवल, आपने सस्ता खरीद लिया, चार पैसे बच रहे थे, आप लोगों ने जो है ना सस्ते प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह या फिर कोई भी ऐसी चीज ले ली जिसका आपने इस्तेमाल किया। अब वो है उसके अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी स्टेबल नहीं है, आप उसको अवन में यूज करना शुरू कर दो, आप उसको हीट के पास यूज करना शुरू कर दो, आप उसके ऊपर कोई केमिकल से उसको साफ कर रहे हो, उस केमिकल के साथ उस प्लास्टिक का रिएक्शन हो जाए और फ्री रेडिकल बन जाए, फिर उसमें जो भी कुछ खाओगे कैंसर कॉज करेगा। ठीक है, इतना खतरनाक है प्लास्टिक। फ्री रेडिकल्स जो है उनसे बचने के लिए, इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जो है बचने के लिए, हम लोग मेडिसिन के अंदर क्या ऐड ऑन करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं, वो ये फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं फ्री रेडिकल्स की। एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट और सोडियम बाइसल्फाइड, ये एंटीऑक्सीडेंट्स की जो है, सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट्स की एग्जांपल्स हैं जिन्होंने फ्री रेडिकल्स बनने से रोकना है। अब फ्री रेडिकल्स जो है यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से एंटर हो सकते हैं, स्मोकिंग से, कोई टॉक्सिन, सनलाइट या पेस्टिसाइड्स, किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में एंटर होकर आपको डैमेज कर सकते हैं। मतलब एक इंसान आपके बेड के पास बैठा स्मोकिंग कर रहा है, हम लोग उस चीज को जो है इतना बहुत ज्यादा नहीं देखते कि अच्छा बॉदर नहीं करते, हाँ ठीक है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन उस वो जो धुआं, वो जो केमिकल अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, एक्सहेल कर रहा है, या फिर जो उस सिगरेट से धुआं निकल रहा है, वो भी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन कर सकता है। अब आपकी इम्यूनिटी और आपके साथ वाले की इम्यूनिटी में बहुत डिफरेंस है। साथ वाला सरवाइव कर जाए, वो आप सरवाइव ना कर सको, आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो जाए। कोई एनवायरमेंटल टॉक्सिन है, हवा में है कोई टॉक्सिन, वो रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से जो है ना ये फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि एट नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट फ्री रेडिकल सेल डैमेज में लीड टू कैंसर। अब कह रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट ने एक स्टेटमेंट पास की और वो स्टेटमेंट ये है कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें, पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। हम लोग मेडिसिन के अंदर, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के अंदर जो है जो फ्री रेडिकल्स का यूज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी मेडिसिन जो है वो स्टेबल रहे, वो खराब ना हो, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी रहे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मेंटेन रहे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमारे पास सोलेबलाइजर। सोलेबलाइजर नाम से ही निकला हुआ है सोलेबिलिटी। ठीक है, वो ड्रग की सोलेबिलिटी को, उनकी हाइड्रोफोबिक सोलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर, या वो व्हीकल हो सकता है या वो डायलुएंट होता है, हो सकता है उसके अंदर उसकी सोलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। अब एक सॉलिड है, उसको आपने एक लिक्विड के अंदर हल करना है। आपने, फर्ज करें, आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको दिया जा रहा है एक ड्रग प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट
इन सॉलिड फॉर्म और कह रहे हैं कि इसका सिरप बनाएं। आपने सिरप के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज किया वाटर। आपका जो ड्रग है मैक्सिममली हल हो गया है उस डाइल्यूएंट के अंदर जो आपने वाटर लिया था, लेकिन थोड़े बहुत उसके पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। मतलब हमने जो करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी ना, स्लाइटली सॉलेबल, नोट सॉलेबल, वो उसके अंदर एक पार्ट में वो कंसिडर हुआ है कि थोड़ा सा सॉलेबिलिटी कम है, तो आप सोलेबलाइजिंग एजेंट डालोगे। सोलेबलाइजिंग एजेंट से क्या होगा, उसकी सॉलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सॉलेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है, मतलब उसकी हाइड्रोफिलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, वाटर लविंग करेक्टर उसका इंक्रीज हो रहा है, और हाइड्रोफोबिक करेक्टर उसका कम हो रहा है। वाटर का जो उसका फेयर वाला करेक्टर है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जो है, ये आपके ज्यादातर ओरल मेडिसिन या आपके इंजेक्टेबल्स के केस के अंदर, जब आपके सॉलिड को किसी ना किसी सॉलिड में मेडिसिन भी आ सकती है, एडिटिव्स भी आ सकते हैं, सॉलिड्स को जब किसी लिक्विड डाइल्यूएंट या व्हीकल के अंदर हल करना है, तो उसकी हाइड्रोफिलिक करेक्टर को इंक्रीज करने के लिए या उसके हाइड्रोफोबिक करेक्टर को डिक्रीज करने के लिए या उसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आई है? सॉलिबिलिटी को एनहांस करेंगे, क्लियर जो है प्रिपरेशन बन जाएगी। जितनी ज्यादा अच्छी सॉलिबिलिटी होगी, आपकी मेडिसिन ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में आ चुकी हुई है, जैसे ही आप उसको एंटर करोगे बॉडी के अंदर, उतनी ही जल्दी वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी आएगी, उतनी ही जल्दी वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर शो होगी, और आपका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी। अब सॉलिड मेडिसिन आप लें और लिक्विड मेडिसिन लें, कंपैरिजन करें, सॉलिड मेडिसिन आपको जल्दी थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी या लिक्विड मेडिसिन आपको जल्दी थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी? लिक्विड ज्यादा जल्दी करेगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब पहले टूटेगी, देन डिसॉल्व होगी, देन वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर अपना काम करेगी। लिक्विड पहले से डिसइंटीग्रेटेड, पहले से डिसॉल्व है, उसका स्टेप 3 से शुरू होगा, उससे सबसे अंदर जाके जस्ट एब्जॉर्ब होना है, एंड देन उसकी बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी और उसके थेराप्यूटिक साथ ही शुरू हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, सॉलिबिलिटी जो है वो सॉलिड सॉलिड प्रिपरेशन की कभी भी नहीं होती, टिप टैबलेट्स वगैरह की, कैप्सूल्स वगैरह की नहीं होगी, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि सॉलिबिलिटी जो है, सॉलिबलाइजिंग एजेंट्स जो है वो ज़्यादातर हम कहाँ कब यूज़ करते हैं? ऑरल सॉल्यूशंस, सिरप्स, एलिक्सर्स, या फिर पेरेंट्रल्स। ऊपर उन्होंने इंजेक्टेबल्स का बताया हुआ है कि पेरेंट्रल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। आपका जो पेरेंट्रल प्रिपरेशन है ना, वो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी पार्टिकल होनी चाहिए। आपका जो इंजेक्शन है ना, उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं नजर आने चाहिए। अगर आपके ड्रग इंस्पेक्टर को पार्टिकल्स नजर आ जाए ना आपके इंजेक्शन के अंदर, तो डायरेक्ट ड्रग कोर्ट का केस है, वो टेस्टिंग के लिए भी नहीं भेजेगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट डीटीएल कभी भी नहीं भेजेगा, वो डायरेक्ट ड्रग कोर्ट का केस करेगा आप पे। उसके ऊपर जो है कॉमन सोलेबलाइजर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, वो अल्कोहल, कॉर्न ऑयल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन एंड स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ये एग्जांपल्स हो गए। देन आते हैं हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट्स। आपको एक ड्रग दिया गया है, आपको कहा गया है कि इस ड्रग को, चलिए एग्जांपल से सोच करते हैं, आपको ब्रूफेन का सॉलिड फॉर्म दी गई है और आपको कहा गया है कि इसको लिक्विड डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपने एक व्हीकल ली जिसके अंदर आपने उसको हल करने की कोशिश की, आपने देखा कि वो हल नहीं हो रहा, आपने व्हीकल की प्रॉपर्टी बदल दी, आपने एक्वस व्हीकल की जगह उसको किसी और फॉर्म की व्हीकल में ले गए, उसमें भी नहीं हल हो रही। अब सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डाला, नहीं हल हुई, अब उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हल नहीं हो सकती, लेकिन आपने तो इसकी लिक्विड डोजेज फॉर्म बनानी है। अगर हल हुए बगैर कैसे लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाओगे? आप इसका डिस्पर्स फेज बनाओगे, डिस्पर्स सिस्टम, टू फेज सिस्टम बना दोगे, दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन में आप क्या करोगे? आपने सॉलिड उसको हल करने की कोशिश की, लिक्विड डायलुएंट डाला, बाकी जितने भी उसकी फॉर्मुलेशन में चीजें थी वो ऐड ऑन कर दी। अब क्या होगा? आप एक थर्ड चीज यूज करोगे, दैट इज सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है? सस्पेंडिंग एजेंट आपकी फॉर्मुलेशन की विस्कोसिटी को एनहांस कर देगा, उसको गाढ़ा कर देगा। वो इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि जब आप उसको कहते हैं, सस्पेंशन के ऊपर हमेशा लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो नीचे बैठ जाती है, जब आपकी शेल्फ लाइफ के दौरान वो नीचे केकिंग हो जाती है। लेकिन एक गुड सस्पेंशन वो होती है जिसको जब आप शेक करो तो तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ठीक है, फिर आप उसको इस्तेमाल करें। पूरी की पूरी प्रिपरेशन में होमोजीनियसली आपकी ड्रग फैल चुकी है, और आपके पहले स्पून के अंदर जितना ड्रग है, आपके लास्ट स्पून के अंदर भी उतना ही ड्रग होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दिया, और जितनी देर में वो पार्टिकल्स, अब आपने हिला के स्पून के अंदर डालने में टाइम लगेगा, आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड तो लगेंगे। तो उसका जो पार्टिकल का फ्लो है, उसकी विस्कोसिटी के एनहांस हो जाने की वजह से जो पार्टिकल का फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। पार्टिकल इतनी जल्दी नीचे की तरफ दोबारा फ्लो नहीं करेंगे। हाँ, उसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दो, घंटे के लिए छोड़ दो, दोबारा से पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे।
Agents used in pharmaceutical suspensions to increase viscosity. An agent used in suspension to increase the viscosity of the continuous phase, मतलब जो उसका diluent phase है उसकी viscosity को enhance कर देगा, so that the particles remain suspended for a sufficiently long time, ताकि वो जो particles हैं, जो drug particles हैं, वो क्या हो, completely तौर पे कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए सस्पेंडेड हो होमोजीनियसली पूरी प्रिपरेशन में, इक्वली, कि अगर हम उसके डिफरेंट पार्ट्स कर दें प्रिपरेशन के, तो हर पार्ट में इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग हो और उसकी विस्कोसिटी एनहांस्ड रहे। अच्छा, इसके अंदर ना और भी चीज होती है, ये पार्टिकल्स को आपस में जुड़ने नहीं देता। जैसे मैंने आपसे कहा था कि नीचे जो केकिंग हुई हुई है, जब उसको शेक करोगे तो दोबारा से फैल जाएंगे। अब इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स की आपस में इंटरेक्शंस है वो नहीं होने देगा, आपस में उनका कोई रिएक्शन नहीं होने देगा। ये बात समझ आई है? तो ये इसके दो काम है। इस तरह से करके आपकी एक जो सस्पेंशन होती हैं वो स्टेबल बनती हैं ड्यू टू अ गुड सस्पेंडिंग एजेंट। लिस्ट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स, अकेशिया ट्रेगाकैंथ। अब इसमें सिंथेटिक भी हैं, इसमें नेचुरल भी हैं, कुछ सेमी सिंथेटिक भी होते हैं। एग्जांपल्स देख लें, अकेशिया ट्रेगाकैंथ, पेंटोनाइट, सीएमसी, जेंथिन गम, पाउडर्ड सेलुलोज, जेलाटिन, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। हम लोग ये जितने भी एडिटिव्स पढ़ रहे हैं, ये हम थोड़े थोड़े पढ़ रहे हैं। मैं आपको जस्ट उनकी डिफिनेशन बता रही हूँ और आगे उनकी एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि आपकी किताब में इतना, इनको डिटेल में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इतनी डिटेल में आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। जितना आपके, अगर आपको एडिटिव्स पे नोट आ जाता है, आपने थोड़ा थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन लेके आगे एग्जांपल ही देनी है। अगर उतनी डिटेल में जाओगे तो आप तो एक ही एडिटिव लिखोगे और आपकी सारी शीटें भर जाएंगी। देन आता है बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? बफर सोल्यूशन जो है दो चीजों के मिलने से बनते हैं, एक वीक एसिड और उनकी कॉन्जुगेट बेस। ये करते क्या हैं? ये पीएच को बदलने से रोकते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच। ज्यादातर जो है लिक्विड प्रिपरेशंस के अंदर ये यूज होते हैं। लिक्विड प्रिपरेशंस के अंदर, लिक्विड प्रिपरेशन में ये है कि पीएच, अब जैसे आपकी बॉडी पेरेंट्रल्स हैं, उसने ब्लड के अंदर एंटर होना है, ब्लड की पीएच के इक्वली कुछ बनाएंगे कि नहीं? पीएच ऐसे तो एसिडिक तो नहीं ना रखेंगे। अब ब्लड की पीएच 7.3 टू 7.4 है, वैसे तो एग्जैक्ट 7.35 है, लेकिन कुछ किताबों में 7.3 होती है, कुछ किताबों में 7.4 लिखी हुई है। तो उसके मुताबिक ही बनेगा, इसका मतलब है। उसके उसके अलावा आपके स्टमक की एसिडिक पीएच है, आपकी इंटेस्टाइन की अल्कलाइन पीएच है, आपकी मेडिसिन ने जहां जाके काम करना है उस हिसाब से उसकी फॉर्मुलेशन में उसकी पीएच सेट करनी है। अब आपको बहुत ज्यादा एसिडिक चीज भी नहीं दी जा सकती, बहुत ज्यादा बेसिक चीज भी नहीं दी जा सकती। क्यों? बफर्स जो हैं ये पीएच चेंज को रेजिस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लिक्विड प्रिपरेशंस जो हैं उनकी पीएच हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ज़्यादा एसिडिक पीएच भी नहीं बर्दाश्त कर सकती और ज़्यादा बेसिक पीएच भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। कोरोसिव होगी आपकी बॉडी जो है वो, कहते हैं ना कि उसका बर्न अफेक्ट आएगा। तो आप लोग एक ऐसी पीएच जो कि आपकी बॉडी के लिए फ्रेंडली है, वो हम लोग उस तरह से हम प्रिपरेशन बनाते हैं। तो बफर के अंदर एक वीक एसिडिक होता है, फिर और उसकी कॉन्जुगेट बेस होती है। हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में ये चीज बफर की थ्योरी पढ़ी थी कि एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ एसिड इन द प्रिपरेशन, अगर कोई एसिडिक चीज आपकी प्रिपरेशन के अंदर एंटर हो जाए, तो आपके बफर की बेस जो है, कॉन्जुगेट बेस, वो उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन कर देती है। और अगर कोई बेसिक चीज आपकी, एसिड और बेस को ना ये एच और ओ एच से निशानदेही करते हैं उसकी। अगर कोई बेसिक करेक्टर वाली चीज आपकी प्रिपरेशन को अटैक करने की कोशिश करे, तो आपके बफर का जो एसिड है, वीक एसिड, वो उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। इस तरीके से क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन की पीएच नहीं बदलेगी। कुछ बफर्स के एग्जांपल्स देख लें। पोटासियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट, एनहाइड्रस एंड डाइहाइड्रेट, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट। ये कुछ एग्जांपल्स है बफर्स की, इनको देख लें। एप्लीकेशंस मैंने आप लोगों को बताई हैं प्रिपरेशंस बनाने के लिए। जो है, जो भी आपकी ओरल प्रिपरेशन है उनकी पीएच मेंटेन होनी चाहिए। जो आपकी पेरेंट्रल प्रिपरेशंस है उनकी पीएच मेंटेन होनी चाहिए, वो ब्लड से के साथ कंपेयर करके बनाते हैं। उसके अलावा फूड इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो है पीएच मेंटेन होनी चाहिए। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जिसके अंदर हम लोग जो है बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बेकिंग भी उसी में आ जाती है। उसके अलावा जो है
दूध के प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना, उसके अलावा जो है अल्कोहल, बियर, बेवरेजेस की मेकिंग, ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं फर्मेंटेशन के, उसमें भी बफर्स यूज होते हैं। कभी आप नोट करें कि आप लोगों के आटा अगर पड़ा पड़ा खमीरा हो जाए तो वो खट्टा हो जाता है। यही प्रोसीजर जब इंडस्ट्रीज करती हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में तो ब्रेड बनती है। ब्रेड खट्टी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो बफर्स का यूज करते हैं ताकि जो प्रिपरेशन बने उसकी पीएच ना बदले। प्रोसीजर सेम है। बायोलॉजिकल सैंपल्स के अंदर बफर डाले जाते हैं ताकि उनकी पीएच मेंटेन रहे ड्यूरिंग रिसर्च। ये सारी चीजें जो है हमने वहां भी पढ़ी थी थोड़ी सी, इन्होंने यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल्स दे दी हैं। देन हमारे पास आते हैं स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स नाम ही बता रहा है आपकी मेडिसिन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। आपकी मेडिसिन जब बनती है उसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, और उसकी उसका एक थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी है। अब बनने के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर उसकी एक्सपायरी डेट, 2 इयर्स की शेल्फ लाइफ, मोस्टली मेडिसिन की 2 ईयर की शेल्फ लाइफ है। 2 ईयर की शेल्फ लाइफ के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका थेराप्यूटिक विंडो इंडेक्स जो है वो भी जो है बराबर रहना चाहिए, वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए। इस केस के लिए जो है उसका ना आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो आपके एडिटिव्स के साथ कोई रिएक्ट ना करे, एक एडिटिव दूसरे एडिटिव के साथ ना रिएक्ट करे, वो पैकेजिंग मटेरियल के साथ ना रिएक्ट करे, उसकी पीएच ना बदले, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। डिफरेंट डिफरेंट जो है हम लोग कहते हैं कि वो सेम टू सेम रहे। उसकी पीएच ना बदले, माइक्रोब ना आए, उसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन ना हो। अगर उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट डाला हुआ है या एमल्सिफाइंग एजेंट डाला हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो थेराप्यूटिकली ऑप्टिमाइज्ड रहे। ठीक है, बदले ना। इसके लिए हम स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी स्टेबलाइजर था, सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं एंटी प्रिजर्वेटिव्स ये भी स्टेबलाइजर्स की एग्जांपल में आते हैं। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में कि ये जितने भी अभी हमने ऊपर दो तीन पढ़े हैं ना वो स्टेबलाइजर्स के अंदर ही आ रहे हैं। केमी Stabilizer is a chemical which tends to inhibit the reaction between two or more other chemicals. Many products contain excipients that can be characterized as stabilizers in a general sense. जैसे आगे उन्होंने एग्जांपल दी है, सस्पेंडिंग एजेंट हो गए, बफर हो गए, ये भी स्टेबलाइजर हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी स्टेबलाइजर है, एंटी प्रिजर्वेटिव भी स्टेबलाइजर्स हैं। आपकी मेडिसिन की हर चीज को मेंटेन रखने वाली जो चीज है ना दैट इज अ स्टेबलाइजर। ये आप लोगों के एडिटिव्स कंप्लीट हो गए हैं।